यहाँ तक की बात हो गई। और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, वो हुआ है बेटा? एटलीस्ट कुछ थोड़ा ट्राई हुआ है। जो वो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से करना था, वो भी कार्ल पियर्सन का मेथड है। व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ द मीन इज इन द डेसिमल्स, ये बोला था ना मैंने। व्हेन द वैल्यूज आर इन द डेसिमल्स, देन यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट मूवमेंट फॉर्मूला, जिसमें आपको डेविएशन नहीं लेना होता था और सिंपली लगा देना होता था। देखता हूँ किसी ने भेजा है क्या। नहीं, नहीं। तो आपके लिए मेल में तो सेंड नहीं दिखा रहा मेरी। तो अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है उसको, तो बताइए किया है। नहीं किया है तो उसको तो लगाना पड़ेगा क्लास में एटलीस्ट, कि अगर ये एग्जाम में कुछ आने वाला है, अगर आ सकता है, तो हम लोग प्रिपेयर्ड हों, तो दैट इज बेटर। अच्छे से बेटा बताओ, लगाया है नहीं लगाया? क्योंकि हम लोगों को मिल के चीज़ों को अच्छा करना है। केवल मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, न केवल आपके करने से कुछ होगा। परफॉर्मेंस ऑफ क्लास जब दोनों लोग मिल के काम करेंगे तब होगी। तो फिर से मैं पूरे अच्छे से एक दफ़ा से फिर दोहरा लेता हूँ। कोरिलेशन में दोनों दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को हम लोग टेस्ट करते हैं। उसमें कार्ल पियर्सन से रिलेटेड फार्मूलेस की बात हो रही थी। तो एक तो आपका डिविएशन वाला फार्मूला था, उसका क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन वाला, फिर उसके बाद उसको डी स्क्वायर एक्स से भी कर सकते हैं, वो भी डिस्कस हो गया। फिर और उसके लिखने के कई सारे तरीके थे, वो डिस्कस हुए थे। और एक मैंने आपको लिखाया था, ये भी कार्ल पियर्सन का ही मेथड है, क्योंकि आपके कोर्स में कार्ल पियर्सन को तो पढ़ना ही है। तो कार्ल पियर्सन का ही मेथड है कि इफ द मीन वैल्यू इज इन द डेसिमल्स, तो जो पहले के फार्मूलाज हैं उनको आप अप्लाई नहीं करोगे, आप प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को अप्लाई करोगे, जिसका फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एन एक्स सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स विद इन द ब्रैकेट सिग्मा वाई विद इन द ब्रैकेट। ये न्यूमरेटर था आपका। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर था एन एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट एन सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो कुछ वैल्यूज भी आपको मैंने दी हुई थी, वेयर एन रिप्रेजेंट द पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस and the sigma x the sum of the observation of the x series, and the sigma y is the sum of the observations of the y series। और एक्स स्क्वायर, वो एक्स के जो ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करो उसका टोटल कर दो, और वाई वाई का टोटल कर दो। तो ये काम आपको करना था। और उसके लिए मैंने तो उस पर आपको लिख भी दिया था ना क्वेश्चन ऑन चैट। तो जल्दी से उसको करिए फटाफट। इस कुछ चैट मुझे मिल रही है, देखिए क्या है भाई ये चैट। नो सर, अच्छा नहीं किया है आपने। चलिए फिर मेरे साथ ही करिए, मेरे साथ साथ करिए। आपकी एक्स की वैल्यूज थी 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16 एंड 18, 20। इनका टोटल लगाइए। ये तो एक कॉलम बन गया आपका। दूसरे कॉलम में वाई की वैल्यूज रख लीजिए। वाई की वैल्यूज थी 1, 3, 5, 4, 8, 7, 9, 10, 13 एंड 12। ये वाई की थी, इनका टोटल लगाइए तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। प्लीज इनका टोटल लगाइए, फिर फटाफट बताइए, तब हम लोग आगे बढ़े। यस बच्चों, एक्स एक कॉलम आपका पहला, इसकी वैल्यूज आपको गिवन है कल से, इनको आप लिखिए और इनकी टोटलिंग लगाइए, वो आपका बन गया सिग्मा एक्स।
सेकंड कॉलम आपका वाई है, वाई की वैल्यूज अभी आपको मैंने रिपीट कर दी, और उसका टोटल लगाइए सिग्मा वाई। बेसिकली बेटा मैं चाहता हूँ कि एक आध बार आपके हाथ से हो जाए, बिकॉज अगर न्यूमेरिकल एक बार हाथ से हो जाते हैं तो उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो याद बने रहते हैं बेटा, इतनी बात है भाई। वरना बुक में आपको लिखे मिलेंगे और आप थ्योरी उसकी देखेंगे और फार्मूले रट लेंगे। एप्लीकेशन गिव यू द कॉन्फिडेंस, उससे आपकी रीच बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो उसको प्लीज, इसलिए मैं करने पर जोर देता हूँ साथ में। या आप करके भेजे हो तो चेक हो जाता, तो पीछे तो मुझे एक दो रिस्पॉन्स मिल भी रहे थे, इस वाले का नहीं मिला है। तो वाई का भी जरा फटाफट टोटल लगाइए सारा, और बताएं बेटा आप, तो फिर हम लोग आगे बढ़े इसको। प्लीज, टोटल ऑफ द एक्स एंड द टोटल ऑफ द वाई। टोटल ऑफ एक्स इज 20। बेटा इसमें तो एक ऑब्जर्वेशन ही 20 है। यस 109, ये सी का सही है, एक्स इज इक्वल टू 109, ये सिग्मा एक्स इज 109, बिल्कुल ठीक। अब वाई का, यस ऑफ वाई 72, ये भी ठीक है। तो जो जो एसी के रिस्पॉन्स आ रहे हैं इसको आप सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में नोट डाउन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको जल्दी लगा पाएंगे, फिर आप अपना आराम से मिला लीजिएगा। सिग्मा एक्स आपको मिल गया 109, और सिग्मा वाई कितना बोला था इसने, चैट देखनी पड़ेगी। ये 72, ये भी ठीक है। ठीक, तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर कर लीजिए एक्स का थर्ड कॉलम और वाई का फोर्थ कॉलम। फटाफट से स्क्वायर बनाइए, 3 का स्क्वायर बनाइए, 4 का बनाइए, 6 का बनाइए, ऐसे करके सबके स्क्वायर लिखिए एक्स स्क्वायर में, और वाई स्क्वायर में वाई के स्क्वायर लिखिए। और इसके बाद नीचे इनका टोटल लगाइए, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। चलिए इस काम को करिए और फाइनल टोटल मुझे बताइए, तब फिर मैं आपको टैली कराता हूँ कि कहाँ पर गलती हुई, अगर हुई तो। उम्मीद है कि सही होगा। प्लीज सारे लोग साथ में करिए, बड़ा आसान है बेटा और आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और मैं कम से कम चौथी या पांचवी बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिटन क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बहुत चांसेस हैं आपके कि कोरिलेशन का क्वेश्चन आए। ठीक, कोरिलेशन या रिग्रेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई, इसलिए मैं आपको करवाता चल रहा हूँ साथ में। पहले कॉलम में आप एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की वैल्यूज को रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन की रखिए, फिर उसका सम टोटल निकाल दीजिए नीचे, सम टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सम टोटल ऑफ वाई स्क्वायर। यस बच्चों,
डॉली 1507, ये बेटा किसका है? सिग्मा एक्स स्क्वायर है या वाई का है? एक्स, ठीक है, करेक्ट। आप सारे लोग कर रहे हैं, वेरी अप्रिशिएबल। डिफरेंट डिफरेंट लोग के डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं और सही दिशा में भी आ रहे हैं। ऑफ वाई 658, यस ये भी ठीक है बेटा। तो ये दोनों वैल्यूज ठीक हैं और मुझे लग रहा है आप सारे लोग साथ में इसको कर पा रहे होंगे। अदर पीपुल्स हो गया है उनका, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आपकी जो एक्स की वैल्यूज है उनका स्क्वायर करना था और वाई की वैल्यूज का स्क्वायर करना था और उसका सम टोटल निकालना था, जिसके आंसर भी आपको मिल गए। तो यहाँ तक के काम आपके हो गए। अब आप देखिए आपके फार्मूले में आपको क्या और चाहिए। एक्स स्क्वायर मिल गया, सिग्मा एक्स मिल गया, वाई स्क्वायर मिल गया, सिग्मा वाई स्क्वायर भी मिल गया, एक्स और वाई भी मिल गया। अब चाहिए आपको सिग्मा एक्स वाई। तो पांचवा कॉलम आपका बनेगा सिग्मा एक्स वाई के लिए। तो सिग्मा एक्स वाई के लिए फिफ्थ कॉलम में आप एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन लिखें, रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस का, और नीचे फिर उसका सम टोटल निकाल दीजिए। ठीक, तो फिफ्थ कॉलम यू हैव टू मेक। पांचवा कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, तब आपकी जो रिक्वायर्ड फार्मूला है उससे रिलेटेड सारा सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। तो आप एक्स और वाई की पर्टिकुलर पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन करें इन द फिफ्थ कॉलम और फिर उसका सम टोटल नीचे निकाल दें। प्लीज डू इट। 990, ठीक है, 990, गुड। तो अब आप देखिए आपके पास वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जो इस फार्मूले में रिक्वायर्ड हैं। एग्री? तब इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए फार्मूले के हिसाब से, रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर इनको असाइन कर दीजिए। चलिए एन की जगह पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो एन की जगह पे 10 कर दीजिए। एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई आपने मुझे अभी 990 बताया ही है, तो मल्टीप्लाई बाई 990, इसमें से माइनस कर दीजिए। सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स आपके पास है, तो 109 इंटू 72, ये मल्टीप्लाई हो, वो मल्टीप्लाई होके माइनस होगा एन माइनस सिग्मा एक्स वाई में से। फिर नीचे जो वैल्यूज हैं उनको भी रख दीजिए। एक काम करिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताते चलिए। ठीक, तो गलती की गुंजाइश कम होगी। फाइनल आंसर निकालने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि आपका जो एन सिग्मा एक्स वाई है वो वैल्यू कितनी आई, और माइनस के बाद जो नोटेशन है कि सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वो वैल्यू कितनी आई, फिर न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में आप फिगर लिखने वाले हैं या जो जनरेट होके आएगी फॉर द पर्पस ऑफ स्क्वायर रूट, दो अलग अलग, वो क्या है, तब आगे प्रोसीड करिए। क्योंकि जब आप इसको मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन आता है
तो स्टेप्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो स्टेप भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। फार्मूला लिखा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखी, ठीक है, सेकेंड कॉलम में, फिर उसके कुछ आउटपुट्स लिखे, देन द फाइनल रिजल्ट की ओर आप आगे बढ़े। These steps are also be considered for the purpose of good marking। अब जल्दी में हमने फटाक से कर दिया, स्टेप्स को हम लोग ऑमिट कर गए, तो वो नंबर थोड़े हमारे कम कर देते हैं। चलिए बताइए, आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ रही है? न्यूमरेटर इज 2556। अच्छा, सबका यही आ रहा है जो आदित्य जी बता रहे हैं? मैं भी कर लूं आपके साथ जरा। यस, एनीबॉडी एल्स जो आदित्य बता रहे हैं वो सही है? चेक कर देता हूँ। एन है आपका 10 मल्टीप्लाई बाई आपका 990, तो एक वैल्यू आपकी आ गई 9900। अभी केवल न्यूमरेटर पे बेटा फोकस है मेरा, मैं डिनोमिनेटर की ओर अभी जा ही नहीं रहा हूँ। तो ये जो यशी की फिगर आ रही है ये कुछ ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, तो इसकी ओर मेरा अभी फोकस ही नहीं है। मैं केवल अभी न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में जो पहला पार्ट बनेगा n इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो n है आपका 10 और सिग्मा एक्स वाई है 990, तो ये बनेगा 9990। आप लोग कर रहे होगे तो इसको मिलाओ, और अगर यहीं पर भी कुछ चेंज है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। और दूसरा देख लेता हूँ मैं। दूसरी वैल्यू आपकी बनेगी सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स है 109 इंटू 72, तो ये वैल्यू आपकी बनी 7848। दिस इज द सेकेंड वन जो माइनस के बाद है, और पहली थी हमारी 9900। तो आउटपुट आएगा आपका 2052। यस, अब ये जवाब सही है बेटा। आदित्य आप मिला लीजिए साथ में 2052। ठीक है बेटा आदित्य, एग्री कर रहे हैं ना? यस, चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमरेटर की ओर। ये तो सॉरी, न्यूमरेटर हो गया, अब चलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर की ओर। तो डिनोमिनेटर में हमको चाहिए एन और सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये भी आपने निकाला हुआ है। इसमें से घटाना है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में है। तो पहले यहाँ तक का काम करते हैं। ठीक, तो सिग्मा, सबसे पहले सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ही निकाल लो, इसकी तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। हाँ सर, पड़ने वाली है। तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 109 11881। ये हो गया सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपने निकाला ही हुआ है। सिग्मा एक्स स्क्वायर है आपका 1507। इसमें आपको 10 मल्टीप्लाई करा देना है एन का, तो 10 मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये घट के क्या फिगर आएगी आपकी 3189। ये एक ब्रैकेट, अभी स्क्वायर रूट नहीं हटाया मैंने, ये एक ब्रैकेट आया। ठीक, एक ब्रैकेट का आउटपुट है ये। यहाँ तक एग्री हैं आप? प्लीज आप लोग साथ करते चलिए और कंफर्म करते चलिए रिस्पॉन्स करते हुए। जो डिनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसका जो पहला ब्रैकेट है बड़ा वाला, उसका उसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। उसमें पहले है n मल्टीप्लाई बाई द सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो n आपका 10 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका 1507 है, तो 15070 ये वैल्यू बनी। इसमें से आपको लेस कर देना है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर,
तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर जो हमने अभी बोला था आपको, वो आप जब इसमें से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3189। एक पार्ट हो गया आपका उसका। सेकेंड पार्ट ले आ जाते हैं, एन सिग्मा वाई स्क्वायर। चलिए करा जाए इसको, एन सिग्मा वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें करना क्या है, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा वाई का होल स्क्वायर मतलब 72 का स्क्वायर, और 72 का होल स्क्वायर इसमें करना था, एन सिग्मा वाई स्क्वायर 6580। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, तो बेटा 1396 मेरे हिसाब से निकल ली। एक दो लोग और कंफर्म कर लो तो मैं रीट्राई करूं अगर गलत है तो। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका स्क्वायर रूट है, उसमें जो एक ब्रैकेट है उसकी वैल्यू तो डिस्कस हो गई। दूसरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ 1396। एक आध लोग और लगा ले, हो सकता मेरा ही कैलकुलेशन गलत हो, प्लीज कंफर्म इट। क्योंकि यशी का जवाब कुछ और मिल रहा है मुझे। प्लीज बेटा ये जरा देख के बताइए कि ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसका कैलकुलेशन 1396 आना चाहिए या 1409 जो यसी दे रही है। आप में से कोई लोग इसको और करिए, कंफर्म करिए। मेरे हिसाब से तो 1396 आना चाहिए, आपके साथ ही साथ कर रहा हूँ मैं। ठीक, 1396 एक दफ़ा कर लीजिए तो मैं भी कंफर्म हो जाऊंगा यार, हो सकता मेरा ही कोई बटन गलत दब गया हो। प्लीज़ यसी दोबारा ट्राई करो बेटा। यस, कंफर्म इट फर्स्ट। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप लोग? करने वाला सवाल है इसलिए आप हिम्मत बना के रखिए, साथ में करते रहिए, ठीक है। और हमारा फार्मूला था एन सिग्मा वाई स्क्वायर। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, वैल्यूज़ को रखेंगे हम आप सब मिलके। तो जब आप वैल्यूज़ को रखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 6580, तो बन जाएगा 658, और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 6580 ये आ गई। इसमें से आपको लेस करना है 72 का स्क्वायर। लेस करिए और फिर देखिए ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि एक में एंडिंग जीरो आ रहा है और उससे आपको घटाना है 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर तो इवन नंबर्स में आएगा, तो डिडक्शन में ऑड आ ही नहीं सकता। 72 के स्क्वायर में एटलीस्ट लास्ट में 4 तो आएगा ही ना किसी भी तरीके से। तो इवन का स्क्वायर तो इवन में आएगा, तो इवन का स्क्वायर अगर इवन में आएगा तो, और उधर है जीरो, तो इवन में से इवन माइनस होगा तो ये ऑड की फिगर आएगी नहीं, 1409। यस, नाउ इट इज करेक्ट, 1396 यही मेरे हिसाब से आ रही थी। बाकी लोग भी इसको कंफर्म करते चलो, बिल्कुल मन लगा के काम करो, फिर आपको कोई दिक्कत किसी तरीके के कोई रिलेशन में आएगी नहीं। वरना सोल्यूशन बना के डाल देना, उसको दिखा देना, और तो वो उससे बेटा सीखेंगे कैसे आप? करने वाला काम जब तक करेंगे नहीं आप साथ में, सीख नहीं पाएंगे, ये मेरा मानना है। वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू यू पीपल्स मे जस्ट ट्रेवल विद मी, ठीक। तो ये आपको दो अब मिल गई न्यूमरेटर की वैल्यूज। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर रूट लेना है। इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। इनका स्क्वायर रूट लेके बताइए। एक फिगर आपको मिली थी
एक फिगर आप पहले बता चुके हैं वो, और एक ये 1396, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट आपको लेना है। ले लीजिए जल्दी से कैलकुलेटर से और फटाक से मुझे बताइए क्या आ रहा है। कैलसी रखना पड़ेगा बेटा। और नॉर्मल कैलसी आपको स्टैट्स और अकाउंट्स और इनमें अलाउ होता है, नॉर्मल, साइंटिफिक नहीं। चलिए, तो न्यूमरेटर की वैल्यू मुझे बताइए क्या आ रही है निकल के। यस बच्चों, जल्दी से उसका आप, ये दोनों फिगर हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करके इनका स्क्वायर रूट लीजिए और वो वैल्यू बताइए। आज आप लोग कितना भी मुझसे नाराज हो जाएं, मैं सवाल आपके साथ लगा के इसी मोड में चलने वाला हूँ। नाराज मत होइएगा मुझसे प्लीज। ये क्या यार, आज तो पीछे ही पड़ गए, लगाओ बताओ, लगाओ बताओ। हमको लग रहा है कैलकुलेटर आप लोगों के पास दूर रखा है, कहीं पास में है नहीं, और फोन में काम चल नहीं रहा है, यही समस्या हो रही है। चलो ढूंढ लाओ, 2-4 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से ढूंढ लाओ आसपास से, घर में जल्दी से। घर में होने का ये तो फायदा है, ये नहीं कह सकते आप सर बस्ते में तो है नहीं, आज लाए नहीं। जल्दी से ले आओ, जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है, स्टडी कबर्ड है, वहां से जल्दी से ले आइए आप फटाफट। और इसका स्क्वायर रूट अब निकालिए। सारी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी मेहनत की यार, एक कॉलम बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, टोटल लगाया। अब जब आंसर का समय आया है तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं पा रहे हम लोग। यस बेटा, स्क्वायर रूट। सर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट करना है, क्यों, कहाँ लिखा है फार्मूले में बिटिया? देवी जी फार्मूला क्या लिखा है हम लोगों ने? सुना नहीं है लग रहा, हम लोगों ने ध्यान से, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे बोलने में, फिर से बोलता हूँ। इस वाला जो, जहाँ पर मीन आपका किस में आएगा, डेसिमल्स में, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूलों के बोलते हैं विदाउट मीन डिविएशन और प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला। इसमें न्यूमरेटर जैसे हम लोगों ने निकाला था ना, वो तो निकाल चुके, उस पर तो स्क्वायर रूट लगाना ही नहीं है। स्क्वायर रूट कहाँ लगता है, नीचे। और मैंने कल आपको जो एक परिभाषा बेटा बोली थी, उसमें बोला था ना कि आपको क्या डिवाइड करना है, डिविएशन का टोटल को स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर रूट से, कुछ ऐसी तो कार्ल पियर्सन की परिभाषा थी। उसी वही फार्मूले का बेस वही चल रहा है, प्रेजेंटेशन के तरीके केवल बदल रहे हैं।
अब इसकी डिटेल में हम आपको नहीं ले जाना चाहते कि ये फॉर्मूले जनरेट कैसे हुए, वरना बड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये, और हायर क्लासेस के लिए बात वही फॉलो हो रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो उन्होंने 4 लाइन लिख के दी हैं, जो मैंने कल आपको उसमें लिखवाई हैं परिभाषा में, जो कार्ल पियर्सन ने बोला है फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग द को रिलेशन कोफिशिएंट, वही चीज फॉलो हो रही है, नथिंग न्यू। ठीक, तो ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आपको केवल अप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारी आई थी 2052। अब आपको डिनोमिनेटर निकालना है केवल उन दो वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेके। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। टू वन वन फाइव पॉइंट फाइव करके कुछ आएगा, देखिए जल्दी से कितना आ रहा है। ठीक, अब जो ये आपका आ रहा है इससे 2115 करके कुछ बेटा आना चाहिए। चलो जो भी आ रहा है, इससे अब आप उसको डिवाइड कर दीजिए अपने न्यूमरेटर को। इससे अब आप अपने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि तो डिनोमिनेटर है ना, इससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए, वही आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बन जाएगा। 0.8 समथिंग। चलिए बाकी लोग भी देख के मिला लीजिए क्या हो रहा है। जो भी अब है, मतलब फार्मूला आपको रन करना अच्छे से आ जाए, और जो भी ये दिक्कत थोड़ी सी भी हो रही होगी, दैट इज ड्यू टू द न्यूमेरिकल्स, या साथ पास में कैलकुलेटर ना हो इसके कारण हो रही है, उसको आप कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या चीजें देख ली बेटा, वो सारी देख ली कि जो हमारे कार्ल पियर्सन के फार्मूले में लग सकती हैं व्हेन द गिवन डेटा सेट इज विदाउट फ्रीक्वेंसी। कि आपका जो डेटा सेट, ये जो एक्स और वाई वेरिएबल है, इनमें फ्रीक्वेंसी ना हो। देखा ना आपने कि जो आपको डाटा मिला वो बिल्कुल सिंपल था, चाहे वो आपको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड लगाना हो, चाहे वो पुराने वाले फार्मूले लगाने हो, सब जगह पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिंपल डेटा था, इंडिविजुअल सीरीज थी। अब अगर ऐसी आ जाती है आपके पास कि जिसमें फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लास इंटरवल है, तो क्या करेंगे आप? तो वो मैंने आपको जो कल फार्मूला लिखवाया था वो रन करेगा। याद आ रहा है आपको? लास्ट में चलते चलते कल जो लिखवाया था उसको मिलाइए, फटाफट उस पेज पे जाइए जल्दी से, और उसको मिलाइए। एक बार उसको मिला लीजिए, फिर आप ये कह सकते हैं कि कार्ल पियर्सन के को रिलेशन से रिलेटेड सारा डिस्कस हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला डिस्कस हो गया, उसको लिखने के जो 2-3 तरीके थे वो डिस्कस हो गए। विदाउट स्टैंडर्ड डिविएशन हमें तब निकालना है जब हमारा मीन डेसिमल में चला जाए, तो फार्मूला भी डिस्कस हो गया, उसका भी आपने क्वेश्चन लगा लिया। अब केवल क्या बच रहा है कि अगर सीरीज जो ये आपको दी जाए एक्स और वाई की, ये कंटिन्यूअस सीरीज हो, संग में फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है ना बेटा। कोई वेरिएबल आपको ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो आप क्या करोगे? उस जगह पे आपको दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक, तो वो जो कल मैंने आपको फार्मूला लिखाया था उसको दोहरा दे रहा हूँ, अच्छे से मिला लीजिए। और फिर एक क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको मंडे, कब हमारी आपकी क्लास होगी, यस नेक्स्ट थर्सडे को आपको प्रोड्यूस करना है,
उसके पहले आप मुझे भेज दें तो बहुत अच्छा है, तो शुरुआत के 5-10 मिनट में उसे डिस्कस करके उसका काम खत्म और हम लोग को रिग्रेशन की ओर आगे बढ़ जाए। ये टारगेट है। मतलब ये जो हमारे 3 दिन गए इसमें को रिलेशन से रिलेशन, अब आपके पास कोई डाउट होना नहीं चाहिए रिगार्डिंग द कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक, तो जल्दी से उस क्वेश्चन को बेटा आप लिख लो। अच्छा, फार्मूला लिखो, मिला लो आप, या जो कल नहीं थे वो दोबारा लिख लें। अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो अप्लाई होगा। शर्त इसमें याद रखिए, न्यूमरेटर की वैल्यूज बोल रहा हूँ, एन सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स विद इन द ब्रैकेट सिग्मा एफ डी वाई विद इन द ब्रैकेट। ये पूरा न्यूमरेटर है। और कार्ल पियर्सन के फार्मूले में रट लीजिए कि न्यूमरेटर का कभी स्क्वायर रूट लेना ही नहीं है। ठीक, अब डिनोमिनेटर ये आएगा पूरे पूरे स्क्वायर रूट के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा इसको। एक ब्रैकेट बनेगा बड़ा, उसमें होगा एन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा ब्रैकेट एन सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। कुछ भी आपको फार्मूले से रिलेटेड बात पूछनी है, कुछ लिखने में आपके मिस हुआ है, छूटा है, तो आप पूछ सकते हैं जल्दी, प्लीज बेटा। एनी डाउट? लिख लिया आपने अच्छे से बच्चों? यस प्लीज रिस्पॉन्स बता तो दीजिए। लिख लिया है तो फिर जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को लिखें और आगे बढ़ जाएं, समय क्यों बर्बाद हो अपना। यस बेटा, लिख लिया? यस, चलो अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से उस क्वेश्चन को लिख लीजिए जो आपको करना है घर पर प्रैक्टिस के लिए। दो वेरिएबल हैं हमारे पास और इनको अब हम एक्स वाई नहीं बोलेंगे, एक्स वाई से बहुत देर हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। तो लिख लीजिए एज ऑफ द बॉयज। यार ये भी गड़बड़ है, बॉयज और गर्ल्स बोल देंगे तो लोग बुरा मान सकते हैं कि लो। एक काम करिए आप, एक्स और वाई लिख लीजिए, झगड़ा ही खत्म हो जाए, किसी का नाम ही मत लो, एक्स एंड वाई। तो एक्स का जो वेरिएबल है इसके जो क्लास इंटरवल है, ये बोल रहा हूँ मैं, एक्स वेरिएबल के क्लास इंटरवल 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ये क्लास इंटरवल है ऑफ एक्स। अब एक्स की फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। 15 से 25 में फ्रीक्वेंसी है 9, 25 से 35 में फ्रीक्वेंसी है 29, 35 से 45 में फ्रीक्वेंसी है 32, 45 से 55 में फ्रीक्वेंसी है 21 एंड 55 से 65 में फ्रीक्वेंसी है 9। क्लियर? ये एक्स का जो आपको क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी बना बताई गई, ये सबने नोट कर ली? कोई डाउट, कोई चीज छूट रही हो तो मैं अभी रिपीट कर दूं, फिर वाई की ओर चलूं। इज द all values of variable x regarding the class interval and frequency is properly listened and written down?
चलिए अब अगली बात लिखते हैं हम लोग, वाई की फ्रीक्वेंसी को। अब जल्दी से वाई की फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। वाई की जो क्लास इंटरवल है वो है आपकी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 35, सॉरी 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, 10-10 के गैप में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इतने क्लास इंटरवल हैं। अब इनके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज लिखनी है आपको। वो सेम है जैसी कि एक्स में थी, 9, 29, 32, 21 एंड 9। ठीक, सेम है। अब आपका काम ये है कि अब आप इसमें वो जो फार्मूला मैंने आपको बोला है ये अप्लाई करेंगे और इसके बाद इस फार्मूले को रन करा के आंसर निकालने का भरसक प्रयत्न करेंगे। पूरी कोशिश करिएगा, नहीं फिर हम लोग जल्दी से इसको कल डिस्कस कर देंगे इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो यहां तक की हमारी आपकी सारी बात हो गई। अब जल्दी से इसको वाइंड अप करने के लिए कि कोरिलेशन से रिलेटेड कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर कार्ल पियर्सन फार्मूले से आप जाते हो तो कार्ल पियर्सन की फार्मूले की आर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो -1 से +1 के बीच में रहता है, और उसकी डिग्री क्या होगी ये भी मैंने बता दिया आपको नापने के लिए। कुछ एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और बतानी है मुझे, वो आप जल्दी से इसकी नोट कर लीजिए, थ्योरी में आपके काम आएंगी। कि कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन of the Karl Pearson is independent to change of origin and scale। यानी ये स्वतंत्र है, इसमें अगर आप ओरिजिन पर या स्केल पर अंतर डालते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल टर्म्स में कहने की बात क्या है कि अगर एक कांस्टेंट वैल्यू को आप एक्स वाई में ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। ये अगर आपको पूरा क्वेश्चन लिखने को आ जाए कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कोरिलेशन, तो वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि आगे आप रिग्रेशन पढ़ने जाएंगे, ठीक ना, तो ये जो है एक्चुअली जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का, ये जो रिग्रेशन के कोफिशिएंट आते हैं, तो अगर दो लाइन के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच का रिग्रेशन है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। अच्छे से लिख लीजिए, दो रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स की वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन उन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। जैसे आपने दो रिग्रेशन निकाले, रिग्रेशन दो निकलेंगे, वो तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे कि y ऑन x और x और y, तो ये जो दो कोफिशिएंट अलग निकलेंगे रिग्रेशन के, इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर आप लें कि दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आएगा, वो आएगा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। ये एक और प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ इसकी डिस्कस हो गई। ठीक, इससे क्या क्या जान सकते हैं ये भी मैंने आपको और बता दिया कि फर्दर क्या स्टडीज हो सकती थी, ये कल मैंने डिस्कस कर दिया था कि आप इससे प्रोबेबल एरर जान सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर जान सकते हैं। आप लिख तो सकते हो एक बड़े क्वेश्चन में ये बात, नहीं आपको कोर्स में नई फार्मूला लिखना, लेकिन ये वर्ड तो लिख सकते हैं आप, इम्पैक्ट करेगा कि इसके थ्रू फर्दर प्रोबेबल एरर को जाना जा सकता है, स्टैंडर्ड एरर को जाना जा सकता है और डिटर्मिनेशन को जाना जा सकता है। ठीक, बाकी चीज़ों पे तो हम आपका ध्यान नहीं ले जाएंगे कि क्या प्रोबेबल एरर है, क्या स्टैंडर्ड एरर है और क्या इनके फार्मूले होते हैं, और फार्मूला मैं आपसे डिटर्मिनेशन का भी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन डिटर्मिनेशन की क्वालिटी ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है।
प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर की तो बात क्वालिटी नहीं बताऊंगा ना, डिस्कस करूंगा, पर डिटर्मिनेशन की क्वालिटी जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपको लिखनी चाहिए एकदम। डिटर्मिनेशन एक्चुअली जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, केवल स्टैट बेटा किस लिए यूज हो रही है? थोड़ी देर के लिए आप इससे हट जाइए कि बड़े सारे नंबर हैं, बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक जर्नल आदमी की तरह सोचिए, यार ये क्यों इस्तेमाल हो रही है? तो कोई मेरे पास प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे होंगे, उसके लिए मुझे डेटा की ज़रूरत होगी, उस डेटा पे मैं कोई स्टैट्स या कोई फार्मूले लगाऊंगा, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएंगे, वहां से मैं ये डिसाइड करूंगा कि क्या प्रॉब्लम का हल निकल सकता है, कोई रिलेशन है कि नहीं है, क्या है, वहां से फिर फर्दर कंक्लूजन निकालेंगे। इसी पर्पज से रिसर्च हो रही है। हाँ, हो रही है। तो अगर इस पर्पज से रिसर्च हो रही है, तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि वट एवर द डेटा इज कलेक्टेड और द वेरिएबल आई हैव चूजन, हाउ मच इज एफिशिएंट टू एक्सप्लेन इटसेल्फ। अब आपको ये बात थोड़ी सी हल्की सी गहरी है, लेकिन बहुत काम की है। इसको आप अंडरलाइन करके अगर अपने आंसर्स में लिखें या किसी डिस्कशन में आपके दिमाग में रहती है, तो ये बहुत वैल्यूएबल इनपुट है कि डिटर्मिनेशन मतलब हाउ सच वेरिएबल इज डिटरमाइनेबल। आप उसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हो, कितना डिटरमिन है। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये वो परसेंटेज बताती है कि हाउ मच सच वेरिएबल इज एबल टू एक्सप्लेन इटसेल्फ। समझ आ रहा है ना कि हमने सारा काम कर लिया और उसके बाद हमने देखा, यार इसने तो इतनी लंबा भाषण दिया था 1 घंटे का, अब इसमें भरोसेमंद कितना है? तो पता चला नहीं जी, ये तो नेताजी का भाषण है, इसमें तो भरोसेमंद तो भाई साहब 20% से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई बोलेगा नहीं नहीं, पीछे वाले काम में इसने अच्छा काम किया था, 25% तक मान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट। जो आपका आउटपुट है, ये कितना डिटरमाइनेबल है, ये वैल्यू जो आप जब भी आप निकालोगे, आगे इसको पढ़ोगे कि व्हाट इज डिटर्मिनेशन, तो जो वेरिएबल है आपका, ये अपने आप को कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसको बोलते हैं द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये जब हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जान लेंगे, इसके बाद इसकी ओर जा सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से आगे बढ़ सकते हैं इसकी ओर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई आपके लिए कोरिलेशन की। अब 2-3 मिनट हैं, इसमें जल्दी जल्दी से, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको कार्ल पियर्सन की ही सारी बात करनी है, लेकिन अगर बड़ा आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोरिलेशन, तो आपको छोटे छोटे में ये भी लिख देना चाहिए कि देयर आर सम मेथड्स आल्सो व्हिच इज अदर देन द कार्ल पियर्सन। वो है आपके स्पीयरमैन मेथड, उसको एक लाइन में आप लिख सकते हो, रैंक मेथड। उसमें ये डिविएशन और ये सब नहीं निकाला जाता, उसमें रैंक दे दी जाती है और उस रैंक का डिविएशन निकाल के निकालते हैं। ठीक, तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ रैंक डिविएशन। ये लिख सकते हैं आप। पूरा फार्मूला भी मत लिखिए, लेकिन आदमी को पता चल जाएगा, हाँ इन्होंने रैंक डिविएशन को भी पढ़ा है या सुना है या जानते हैं। तीसरा मेथड लिख दीजिए कॉन्करेंट डिविएशन। कॉन्करेंट मतलब उसी में ही कोई मीन नहीं निकाला हमने, कुछ नहीं निकाला, स्टेप बाय स्टेप डिविएशन निकालते चले गए, दैट इज द कॉन्करेंट डिविएशन। इसके साथ आपकी जितनी भी बातचीत है कोरिलेशन से रिलेटेड, वो ऑलमोस्ट कवर्ड है, ऑलमोस्ट कवर्ड। ठीक। अब आपके पास अगर कोई भी क्वेरी आ रही है, तो वो आप पूछ सकते हैं हमसे। यस बेटा, कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, वरना अब इसका जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में केवल जो गिवन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होगा। और आपके पास कोई क्वेरी रहती है तो उस दिन भी मैं सेटल कर दूंगा। अभी अपने पास टाइम बच रहा है 2-3 मिनट का, तो अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है तो आप अभी आप उसको सेटल कर लीजिए, या पीछे के जो डिस्कशन हुए उसमें कोई क्वेरी आ रही है तो उसको पूछ लीजिए। मुझे लगता है हम लोगों ने अच्छे से कोरिलेशन को कवर कर लिया है। इज देयर एनी क्वेरी बेटा रिगार्डिंग टुडेज सेशन, एनी वन ऑफ यू? यस बच्चों, एनी क्वेरी बेटा? नो? ओके।
तो फॉर द नेक्स्ट सेशन हमारे लिए टारगेट क्या होगा कि आप रिग्रेशन को पढ़कर आएंगे अच्छे से, ठीक। तो फिर हम लोग रिग्रेशन पे आगे चल पाएंगे। और अभी तक स्टैट्स में आपने जो जो किया है उससे थोड़ा कठिन होगा वो, ठीक। तो थोड़ा आप पढ़ के आए, और कैलकुलेटर और पेन ये सब साथ में रखेंगे, ठीक, जिससे कि कोई भी कैलकुलेटिव वर्क है उस पर हम फोकस करेंगे और साथ साथ करेंगे, और आपको दिया भी जाएगा तो उसको आप घर पे करिएगा। तो रिग्रेशन पढ़ के आइए, उसको तैयार कर लीजिए नेक्स्ट एक दो सेशन में जितना भी अपने पास टाइम मिलता है। फिर हम लोग आगे के अपने जो कोई भी टॉपिक बच रहे हैं उसकी ओर प्रोसीड करेंगे। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।